Welcome all. This is chapter number 2 of Civics CG Board Class 8 our Constitution. So हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रूल्स रहते हैं रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर रूल्स राइट्स ड्यूटीज़ क्या है सिटीजन्स की, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रहती हैं। तो जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो इंडियंस हैं उन्होंने कैसे एक साथ मिलकर इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट किया था, और ये जो मूवमेंट है ये बाद में कहलाता है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में सारे जो लोग थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से थे। पहले जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तो उन्होंने हमारी यूनिटी को तोड़ते हुए ही हमारे कंट्री में एंटर किया था, क्योंकि यूनिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री की यूनिटी कम थी, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने हमारे कंट्री पे कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। इसमें एक ब्रिटिश जनरल जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसने क्या किया था, सभी को पर फायर कर दिया था। जो नॉर्मल सिविलियंस पीपल थे जिनके पास आर्म्ड नहीं थे उन पे फायर कर दिया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इंडियंस पीपल्स जो हैं वो यूनिटी में आ जाते हैं, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, वो सब यूनिटी में आके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करके ही रहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या हुआ कि जब ये लोग जो इंडियंस थे वो जहाँ पे ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने ये चीज़ भी ये डिसाइड कर रहे थे कि हमारा नया इंडिया कैसा होना चाहिए। तो जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर रहनी चाहिए, या और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, सोशल इश्यूज टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या सारे रिलीजन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, या एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जैसे कि प्रॉब्लम्स रहती हैं रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रेज्ड हो रहे थे जब वो इंडिया को फ्री करने का सोच रहे थे। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया, जो कि ग्रुप था 299 मेंबर्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से थे। तो ये जो ग्रुप था ये कहलाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जिससे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, और जो नया इंडिया है वो कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड बातें थी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्शन है जिसमें कि लॉज राइट्स ड्यूटी रहती हैं, वो भी रिटन फॉर्म में, ताकि वो सोशल आइडियल वैल्यूज़ को अचीव कर सकें। ठीक है, और इसमें डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो वो था डेट था वो और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया था। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का वो फाइनली इस्टेब्लिश हो गया। तो यू कैन सी हियर द इमेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he is the chairman of Constituent Assembly, and Dr. Ambedkar, he is the chairman of Framing Committee. Now यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था एट लाहौर कॉन्फ्रेंस, तो 26 जनवरी 1929 में ही
कांग्रेस ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो अपनी कंट्री को टोटल इंडिपेंडेंस दे के रहेंगे, अब वो गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकेंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट बन गई थी और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली फ्रेम्ड हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़, जब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो रहा था तो विद इन 10 ईयर्स जो चिल्ड्रन थे एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनके लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई। नाउ यू कैन सी द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में क्या बताता है, वो नेचर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर क्या है, और ये जो है ये किसी भी कीमत पे हम नहीं खोएंगे। जैसे कि जस्टिस, जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जस्टिस के लिए काम करती है। हमारे कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो मेन जो पावर होती है वो इन द हैंड ऑफ पीपल होती है। ठीक है, नाउ इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब लिबर्टी मतलब फ्रीडम है, विचारों में फ्रीडमता है, और एक्सप्रेशन मतलब ऑल आर फ्री टू एक्सप्रेस and they are free to worship. Now the next is equality of status and opportunity. इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वल है सभी लॉ की नज़रों में, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों अलग अलग है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब होता है स्टेटस के बेसिस पे इक्वालिटी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई रिच पर्सन है और कोई पुअर पर्सन है, तो हम उनके स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्वालिटी मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में रिच पर्सन और पुअर पर्सन दोनों एक ही है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि मान लो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मान लो कोई जॉब निकली जिसमें कि 12th क्लास पास मांग रहा है, तो हर एक स्टूडेंट, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, वो उस जॉब में अप्लाई कर सकता है अगर वो 12th पास है तो यू कैन सी कि ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है। और साथ ही डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, कि डिग्निटी जो है वो हर किसी पर्सन की इम्पॉर्टेंट है और ये हार्म नहीं होनी चाहिए। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो हमारी कंट्री का मेंटेन रहे, इसलिए भी जो पीपल्स हैं उनको साथ देना चाहिए। तो यू कैन सी दिस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज़, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न एक ये है ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर सके। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपने लोग ही पावर है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का गवर्नमेंट चॉइस करते हैं। जो भी पर्सन मेजॉरिटी वोट से जीतता है वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है। तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट बनने के बाद अपनी पावर को मिसयूज़ करें, तो वो ऐसा ना कर सके, इस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर कोई राइट्स है वो किसी सिटीज़न फुलफिल नहीं हो पाया है, तो वो पर्सन जो है वो जुडिशियल डिपार्टमेंट में जाके हेल्प ले सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि कुछ सालों पहले मुंबई में क्या हो गया था कि जो स्लम्स और जो पीपल फुटपाथ में रहते हैं, स्लम्स मतलब जो गंदी बस्ती रहती है जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं रहती, और जो लोग फुटपाथ में रहते हैं उनको रिमूव किया जा रहा था। जो गवर्नमेंट थी, जो म्यूनिसिपैलिटी थी वहाँ की, वो क्या कर रही थी, उनको रिमूव कर रही थी, और 50,000 पीपल वहाँ से रिमूव किए गए थे। तो लोगों ने जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने इस रीज़न को, इस मैटर को जुडिशियल कोर्ट में जाके लेके गए और वहाँ पे केस दर्ज कराया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो लॉयर है उन्होंने उनको ये बोला कि जब तक कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट आप नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके लिए ये डिसीजन लेता है कि
कि उन्होंने गवर्नमेंट को ये चीज़ बोली कि अगर आप इनको रिमूव कर रहे हो तो इनके रहने के लिए कोई दूसरी प्लेस ढूंढो। जब तक आप उनकी प्लेस रहने के लिए दूसरी जगह नहीं दोगे तब तक आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो यू कैन सी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का फ़ायदा नहीं है, तो जो जुडिशरी है, जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट होते हैं जो जस्टिस के लिए डिसीजन लेते हैं, वो इनको फंडामेंटल राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एंड ड्यू टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस पीपल ऑफ नेशन ऑफ एनी रिलीजन लैंग्वेज हैव फेथ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सबको कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है। नाउ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक और नीड्स को जानें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, कि जैसे मान लो कोई ग्रुप कम प्रेजेंट है तो उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नाउ वी विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेल्स अबाउट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के एक्चुअली काम को डिवाइड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो ओवरलैप नहीं होती, और सबको पता रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि किसका काम क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी काम आता है, कि गवर्नमेंट स्मूथ फंक्शनिंग करे, इसके लिए भी काम आता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बाय दिस कमेटी फॉर्म्ड। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आप क्या समझते हो और हमने इसको फॉर्म क्यों किया। तो इसका रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, एक कमेटी को बनाया गया था ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। ठीक है, इस कमेटी में 299 मेंबर्स थे जो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से थे, और इसका मेन एम क्या था, इसका एम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो आई विल रिपीट द आंसर इन इंग्लिश। फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन a committee of intelligent was formed, which was known as Constituent Assembly or Constituent Committee. In this committee, there were 299 members from different parts of country. The main aim of the formation of the committee was to form the best constitution. Now, we will see the second question: in which situation the need of constitution was required. तो इस मतलब हमें कौन से सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया के डिविजन्स की, और मतलब पार्टीशंस हो रहा था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज़ या फिर प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फूड, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप की प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट था। एंड सेकंड थिंग ये कि हमारे इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके, कम्यूनलिज्म, रीजनलिज्म, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। Now the third question is, what does the word equality mean in the preamble of constitution? मैंने इसका मतलब पहले बताया है, preamble of constitution में मैंने equality का मतलब बताया है, that is equality on the basis of opportunity and status। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि लॉ की नज़रों में हर कोई इक्वल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, प्लेस और वर्थ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज टोल्ड अबाउट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बोला गया है कि 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है और फ्री है। In our constitution, it is made compulsory for free education up to age of 10. The main aim is to provide proper education to the children so that they can aware themselves.
Now, why was Constitution of India established on 26 January 1950? तो ये भी मैंने बताया कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया था कि वो अपनी कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंस करके रहेंगे, कंप्लीट स्वराज करके रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो ब्रिटिशर्स रूल्स के सामने नहीं झुकेंगे और वो अपनी कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंट करके रहेंगे। तो दे क्राई द स्लोगन दैट इज़ डू और डाई। और इसी दिन एक इम्पॉर्टेंट डे बन गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो ऑन 26 जनवरी 1929 कांग्रेस in its session took the decision of complete independence or Swaraj. They made that they will not bend before the British rule and we will take the complete decision. They cry the slogan do or die. This day was most important day for us. So on 26 January 1950 our constitution was implemented and established. Now the next question is, what problems would be arise if the constitution was not formed? अगर constitution formed नहीं होता तो क्या problem arise हो सकती है? तो arise ये होगी कि मैंने बताया कि smooth functioning के लिए, गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया है वर्क को कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा। तो इसीलिए जो वर्किंग है गवर्नमेंट की वो ओवरलैप नहीं होती, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। और तो यू कैन सी फॉर द फंक्शनिंग of any government, constitution is essential. Constitution makes rules and divides the work. It divides what work will be done by whom. Departments are divided, then area of work and limitation of tasks and duties of different departments are fixed by the constitution. So in our constitution, if our constitution would not be informed, then there will be no provisions of rule and there will be obstacles of smooth functioning. Now the seventh question is, what will happen if there will be no rules and regulations? So अगर कोई rules and regulations नहीं होंगे तो क्या होगा? तो एक नेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉस के बिना, क्योंकि ये जो लॉ है वो हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं और ये जो लॉ है वो लड़ाई होने से बचाते हैं, जिससे हमारे कंट्री की नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। अ नेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लॉज. लॉज आर the important thing protecting us. Without laws there will be quarrel among people which will disturb the national integrity. Now the next question is, write a brief note on national integrity. तो national integrity क्या होता है? national integrity एक प्रकार से एकता की भावना है, टुगेदरनेस और विननेस, मतलब लोगों के मन में एक इंटीग्रिटी है एक दूसरे के लिए, ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकें, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, क्रीड कहीं से भी बिलोंग करें। National integration is the togetherness or oneness felt by the citizen even after having differences in caste, creed, religion, culture, language, region, etc. of any country to maintain the national integrity and unity. So you can see that in this way our chapter is got complete. If in this chapter, if any more important point is that I told you, I will repeat the important points of this chapter. That constitution क्या होता है is a collection of rules for government and for and some rights given by the given to the citizens. And कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ताकि ये जो है वो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए। और जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 299 मेंबर्स थे और 26 जो कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ द नेक्स्ट जो
it is important for all the citizen of the country to follow the constitution rules. So you, in this way, you can see this chapter is got completed. Thank you.